हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिवानी आर्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और आज हम चैप्टर 1 यानी प्रागैतिहासिक शैल चित्र के विषय में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो अत्यंत प्राचीन यानी बीते हुए काल को जिसके लिए ना तो कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध होता है, उसे प्राक इतिहास कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उस समय में उपलब्ध होते भी कैसे? उस समय ना तो कागज़ था और ना ही कोई लिखित भाषा या लिखित शब्द थे। तो प्राक इतिहास को ही हम प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना बहुत कठिन बना रहा, जब तक कि विद्वानों ने उस स्थान को खोजना शुरू नहीं कर दिया। जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे, तो उन स्थानों को विद्वानों ने खोजना शुरू नहीं कर दिया जब तक, तो यह विश्वास लोगों में बहुत कठिन बना रहा। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। यानी कि उन प्रागैतिहासिक काल के जो स्थान थे उन स्थलों की खुदाई करने से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तन, आवास स्थल और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया। इससे यह जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। तो उस समय जो गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियां हैं, उन सबको जोड़कर विद्वानों ने विवरण तैयार किया और वहां से जो भी जानकारियां प्राप्त हुई उन सभी को जोड़कर विवरण को जो तैयार किया, तो उसी से उस समय का ज्ञात होता है और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे वहीं से उसी से हमको जानकारी मिलती है। तब मनुष्यों को खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होने लगी, तो वे अपने विचारों तथा मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। यानी प्रागैतिहासिक काल के जो मनुष्य थे, जब उनकी धीरे धीरे खाना, पानी, आवास संबंधी जो ज़रूरतें होती थी, वो आवश्यकताएं जब पूरी होने लगी, तो वे अपने विचारों और मनोभावों को अभिव्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे और इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाया और वहाँ पर चित्र और रेखाचित्र बनाना शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने लगे। तो जो प्रागैतिहासिक काल के मानव थे, वे अपने यानी कि भावों और विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्त करते थे? गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाकर और रेखा चित्रों के माध्यम से ही वे अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये भित्ति चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोज़मर्रा के जीवन का दृश्य अभिलेख रखने के लिए ये चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। तो यहाँ पर बात ये कही गई है कि शायद उस समय के जो मनुष्य थे अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाते थे, या फिर वे अपने रोज़मर्रा के जीवन या दृश्य अभिलेख को रखने के लिए चित्रों को खींचते थे, बनाते थे, जैसे कि हम में से कुछ लोग अपनी डायरी को लिखते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है।
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान से देखिए और ये आप नोट भी कर सकते हैं कि मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पाषाण युग यानी पैलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर चित्र भी दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से प्रागैतिहासिक काल में जो मानव थे वे गुफाओं की दीवारों पर अपने चित्रों का निर्माण करते थे। इस तरह से वे चित्र बनाते थे और चित्रों के माध्यम से ही वे अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे। इसीलिए उस समय शिकार के चित्र दिखाए गए हैं, तो जो भी उनका भाव होता था वो चित्रों के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग यानी लोअर पैलियोलिथिक के मनुष्यों ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्यों के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारें उन जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। वृत्त, वर्ग, आयत जैसी अनेक ज्यामितीय आकृतियां और प्रतीक भी बनाते थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया में ऐसी अनेक गुफाएं उस समय की पाई गई हैं जिनकी दीवारों पर उन जानवरों के सुंदर चित्र बनाए गए हैं और चित्रों से वे भरी पड़ी हैं। उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे, उसी का चित्र वो वहाँ पर बनाते थे। वे लोग मनुष्यों और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे, यानी कि जो मनुष्य थे मनुष्यों के चित्र बना देते थे और मनुष्यों के द्वारा पशुओं का शिकार करते हुए चित्र, उनके द्वारा जो भी गतिविधियाँ की जाती थी उसके चित्र वहाँ बनाए गए हैं। चित्र किस प्रकार बनाते थे? वृत्त, वर्ग और आयत जैसी ज्यामितीय आकृतियाँ, यानी कि ज्यामितीय आकृतियाँ और प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूरा पाषाण काल यानी अपर पैलियोलिथिक टाइम के हैं। फिर आगे देखते हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने स्पेन में हुए अल्तामीरा की खोज से भी 12 वर्ष पहले की थी। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो स्पेन में अल्तामीरा की गुफा की खोज हुई उससे भी 12 वर्ष पहले पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने वर्ष 1867 से 68 में शैल चित्रों की खोज की। तो भारत में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज जो हुई 1867 से 68 में हुई और किसने की? पुराविद आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और साथ के साथ आप अपनी नोटबुक लेके बैठिए और जिसमें आप इम्पॉर्टेंट बिंदु को लिखते चलिए। कॉकबर्न एंडरसन, मित्र और घोष ये पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। तो शैल चित्रों के जो भी अवशेष मिले हैं वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं के दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले हैं। उत्तराखंड में जो कुमाऊं की पहाड़ियां हैं वहां से भी कुछ शैल चित्र मिले हैं।
अल्मोड़ा बरेछिना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर सुयाल नदी के किनारे स्थित लखुड़ियार में पाए गए शैलाश्रयों में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। तो लखुड़ियार जो स्थल है वो सुयाल नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलता है कि लखुड़ियार कहाँ स्थित है? सुयाल नदी के किनारे, अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर भी प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1 लाख गुफाएं। इसको आप नोट करिए, स्टार बना के पॉइंट वाइज आप नोट करते चलेंगे तो आपको बाद में रिवीजन में ये काफ़ी हेल्प करेगा। लखुड़ियार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृतियाँ। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है, यानी यहाँ पे जो चित्र बने हैं उसमें मनुष्यों को ऐसे छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थूथुन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में से एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए कहाँ दिखाया गया है? तो वो आपको लखुड़ियार की गुफाओं में दिखाया गया है। यानी कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर से ये देखिए, आपको गुफा के जो चित्र हैं उनको भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लखुड़ियार जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ की गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं, लहरदार रेखाएं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे लहरदार रेखाएं हैं और ज्यामितीय आकृतियों में चित्र बने हुए हैं। तो चित्रों के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पर बात की गई है हाथों में हाथ डाले नृत्य करते हुए लोग। ये चित्र कहाँ है? लखुड़ियार, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मानवों को दिखाया गया है जो कि नृत्य कर रहे हैं, और यहाँ पे मानवों को एक रेखा के रूप में, छड़ी के रूप में दिखाया गया है। तो कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट्ट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिया। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें से 3 स्थान अर्थात कुपगल्लू, पिकलिहाल और टेक्कलकोटा अधिक प्रसिद्ध हैं। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, जिनमें कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के हैं। तो यहाँ साइड में आप चित्र भी देख सकते हैं। ये जो गुफा है, तो इन चित्रों में विषय क्या है? सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि। यानी कि इन चित्रों के जो विषय हैं
सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव, त्रिशूल आदि, इन सभी विषय से रिलेटेड चित्र बनाए जाते हैं। वनस्पतियों के चित्र बहुत ही कम पाए गए हैं। कुपगल्लू के एक चित्र में अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र जो मिले हैं वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि प्रागैतिहासिक काल के जो सबसे अधिक सुंदर शैल चित्र मिले हैं वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले हैं। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाणकालीन और मध्य पाषाणकालीन अवशेषों से भरी पड़ी हैं और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है, यानी कि भरमार है, जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय यानी कि चट्टानी आवास वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि विंध्याचल की पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियाँ स्थित हैं और वहाँ पर एक भीमबेटका नाम की एक पहाड़ी है। भीमबेटका को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो मैंने पहले ही दे दिया है, जैसे कि भीमबेटका, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश की और सभी जो भी प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। 500 प्रश्नों की पूरी श्रृंखला है। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में 500 प्रश्नों की श्रृंखला है, जिसमें प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनका भी वीडियो दिया जा चुका है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये हम NCERT बुक से आपको डिटेल में पढ़ाने के लिए वीडियो स्टार्ट किए हैं और यहाँ पर हम अब डेली यानी कि बीच बीच में चैप्टर वाइज इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे और भी मित्रों को इसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में यहाँ पर बात की गई है कि सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल जो है वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। यानी भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन बनता है आपका, और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो भोपाल है। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय यानी शेल्टर मौजूद हैं। इनमें 500 शैलाश्रयों के यानी कि 500 शैलाश्रयों में चित्र पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर V.S. वाकड़कर द्वारा की गई थी। एक क्वेश्चन आपका निकल के आता है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष में की गई? वर्ष 1957 और 58 में डॉक्टर V.S. वाकड़कर के द्वारा की गई थी, और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका ही अनुसरण किया। वाकड़कर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विशेष अनेक प्रकार हैं। इनमें उस समय की रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। तो यहाँ पे किस किस प्रकार के चित्र हैं?
यहाँ पर रोज़मर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक चित्र भी आपको मिलेंगे। धार्मिक एवं भव्य दृश्य, शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश मुखौटा लगाने जैसी अनेकानेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल हैं। और आप ये चित्रों में भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से चित्र बनाए गए हैं। इसको आपको हम दिखाते हैं पॉज करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं पशुओं के चित्र, ये पशुओं के चित्र बनाए गए हैं और इसी तरह से धार्मिक चित्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि चित्रकार इन चित्रों में क्या दर्शाना चाहता है? ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर यही है कि चित्रकार उस समय जो मनुष्यों के भाव और विचार यानी अभिव्यक्ति है, वो चित्रों के माध्यम से ही अपने भावों और अभिव्यक्ति को दर्शाए हैं। भीमबेटका की शैल कला को शैली तकनीकी के आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों तथा चित्रकारियों को 7 कला विधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल है उत्तर पुरापाषाण युग। पहला काल जो है वो है उत्तर पुरापाषाण युग। दूसरा है मध्य पाषाण युग और तीसरा है ताम्र पाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालाविधियां आती हैं, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों को ही पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तर पुरापाषाण युग के विषय में पढ़ेंगे, जिसे अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो उत्तर पुरापाषाण युग यानी अपर पैलियोलिथिक पीरियड। उत्तर पुरापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। यहाँ पर कैसे चित्र बनाए गए हैं? हरी और गहरी लाल रेखाओं से। इनमें से कुछ छड़ी जैसी पतली मानव आकृतियाँ हैं, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गैंडों और सुअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र हैं यानी वॉश पेंटिंग्स हैं, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृतियों से भरे हुए हैं। ऐसे चित्रों का शिकारियों से कोई संबंध यहाँ नहीं दिखाया गया है। हरे चित्र नर्तकों के हैं और लाल चित्र जो हैं वो शिकारियों के हैं। फिर बात आती है मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड में क्या बताया गया है? दूसरी कालावधि यानी मेसोलिथिक मध्य पाषाण युग जो है ये दूसरी कालाविधि यानी मध्य पाषाण युग है और यहाँ के चित्रों की संख्या जो है सबसे अधिक है, यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई, मगर चित्रों का आकार यहाँ छोटा हो गया। तो यहाँ से आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि मध्य पाषाण युग में चित्रों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई यहाँ, और शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर कैसे चित्र मिलते हैं? यहाँ पर जो चित्र हैं वो कांटेदार भाले जैसे कि ऐसे 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 चारों तरफ से कांटेदार भाले और नोकदार डंडे, तीर, कमान को लेकर, और यहाँ पर किसी भी जानवर का शिकार करते हुए मनुष्य बनाए गए हैं और दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र दिखाए जाते हैं। यानी कि फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए। शिकार के दृश्यों में लोगों को समूह बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर, कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। कहाँ? मध्य पाषाण युग में। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए भी दिखाया गया है। शिकारियों को साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया है। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ में मुखौटे पहने हुए भी दर्शाया गया है। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सूअर, बारहसिंगा, हिरन,
तेंदुआ, चीता, गैंडा, मछली, मेढक, छिपकली, गिलहरी जैसे छोटे बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मध्यपाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। उस समय के जो कलाकार थे वो जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे और कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। यानी मध्यपाषाण युग में कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्यों का पीछा करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्यों द्वारा जानवरों का पीछा करके शिकार करते हुए भी दिखाया गया है। कुछ जानवरों के चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्यों में मनुष्यों को जानवरों से डरते हुए भी दिखाया गया है, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्यों को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी प्रदर्शित करते हुए भी चित्रित किया गया है। कुछ ऐसे ही चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए हैं। तो चलिए हम आपको कुछ चित्रों को भी प्रदर्शित करते हैं। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर एक घोड़े का चित्र, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको घोड़े का दृश्य नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर दिखाया गया है केवल एक जानवर का चित्र और ये भीमबेटका की गुफा में है घोड़े का चित्र। तो इसी तरह से यहाँ पर चित्र दिखाए जाते थे। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में ही चित्रित किया गया है, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया है। स्त्रियों को निर्वस्त्र और सवस्त्र दोनों ही रूप में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया है। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया है। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है, परंतु ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्रों में यहाँ लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए भी चित्र दिखाया गया है और स्त्रियों को अनाज पीसते हुए, खाना बनाते हुए दिखाया गया है। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया है, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। ऐसे भी चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। अनेक शैलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप को पाते हैं। यानी भीमबेटका की गुफाओं में अनेक जो शैलाश्रय हैं वहाँ पर हाथ और मुट्ठी की छाप भी दिखाई जाती है, बनी हुई दिखती है। कुछ में अंगुली के सिरों के बने निशान भी दिखते हैं। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी। लेकिन सफ़ेद और लाल उनके अधिक पसंदीदा रंग थे। यानी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भीमबेटका की गुफाओं यानी कि मध्य पाषाण काल में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनमें सबसे अधिक पसंदीदा रंग कौन थे? सफ़ेद और लाल। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों तथा खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते हैं। उस समय रंग कैसे तैयार किए जाते थे? यानी रंग और जो भी द्रव्य तैयार किए जाते थे वो विभिन्न चट्टानों को और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग जो है हिरमिच, जिसे कि गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता था। यानी लाल रंग जो होता था हिरमिच से यानी गेरू से बनाया जाता था और हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था। हरा रंग कैसे तैयार करते थे? कैल्सिडोनी नामक पत्थर से तैयार करते थे। सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। तो ये आपको यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं जो आप नोट कर सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप आसानी से अपना नोट्स भी बना पाएंगे। लाल रंग हिरमिच यानी जिसे गेरू भी कहा जाता था उससे बनाया जाता था और हरा रंग कैल्सिडोनी नामक पत्थर से तैयार किया जाता था। सफ़ेद रंग चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़े कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। रंग बनाने के लिए
खनिज की जो चट्टान है उनके टुकड़ों को कोट पीस कर पाउडर बना लिया जाता था। फिर उसमें कुछ पानी और गाढ़ा या चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या रॉल मिला दिया जाता था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रंग बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। रंग बनाने में क्या मिलाया जाता था? जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या रॉल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रेशेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग किया जाता था। उस समय ब्रश कैसे बनाए जाते थे? ब्रश जो होते थे पेड़ की पतली रेशेदार जो टहनी होती थी उसी से वो ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र आदि बनाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हजारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद भी आज भी बरकरार है। यहाँ पर बहुत ही आश्चर्य की बात है कि इतने सालों बाद भी वहाँ पर जो चित्र बने हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे बरकरार दिखाए गए हैं। तो यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पर जो रंग हैं वो अब तक इसलिए हैं विद्यमान क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद होते थे उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने इन्हें स्थायी बना दिया। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं जंगली जानवरों का शिकार करते। ये भीमबेटका की गुफा का चित्र है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंगली जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया गया है और ये भीमबेटका की गुफा का चित्र है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए हैं। कहाँ पर बनाए हैं? सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए हैं। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे ही नहीं होंगे। यहाँ पर बात बताई गई है कि जो भी चित्र मिले हैं वो शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों और भीतरी छतों पर बनाए गए हैं और कुछ गुफाओं या शैलाश्रयों में चित्र मिले हैं जहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी गुफाएं हैं, ऐसी भी जगह हैं जहाँ शायद लोग कभी रहे नहीं लेकिन वहाँ भी चित्र हैं। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रयों में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थान पर या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। यहाँ पर कहा गया है कि प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में ऐसे असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने ज़माने के हैं, पर इनमें चित्रात्मक गुणों एवं विशेषताओं की कोई भी कमी नहीं है। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों तथा सामग्रियों आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। तो चित्रों के माध्यम से ही ये प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत ही साहसी थे, वीर थे और अपने जीवन का वो आनंद उठा रहे थे। तो यहाँ पर पशुओं को वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है और यहाँ पर यह भी प्रतीत होता है कि जो आदिकालीन कलाकारों में यानी कि चित्र बनाए गए हैं तो उनसे ये प्रतीत होता है कि कहानी कहने सुनने की उस समय के लोगों में गहरी रुचि थी और इन चित्रों में बड़े ही नाटकीय रूप से उन्होंने मनुष्यों, औजारों यानी जानवरों को और स्वयं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं शिकार का दृश्य दिखाया गया है भीमबेटका की गुफाओं में, यानी कि भीमबेटका की गुफा में ये चित्र है शिकार का दृश्य। यहाँ पर ये देख सकते हैं मनुष्य सवार है और अपने ये हाथ में तीर वाला शस्त्र धारण किए हुए हैं और यहाँ पर वो पशुओं का शिकार करते हुए यानी कि शिकार का दृश्य यहाँ दिखाया गया है।
तो मध्य पाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता से पाए जाते थे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि शिकार के दृश्य कहाँ पाए जाते थे? मध्य पाषाण युग के चित्रों में। और यह ऐसा ही एक दृश्य है जिसमें लोगों का एक समूह भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है उसकी बात की गई है कि यहाँ पर जो ये एक चित्र है इसमें भैंसे का शिकार करते लोगों को दिखाया गया है। लोगों का पूरा एक ये समूह है जो भैंसे का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो भैंसे का शिकार करते हुए लोगों का समूह कहाँ दिखाया गया है? मध्य पाषाण युग के चित्रों में, भीमबेटका की गुफाओं में। और भैंसे को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ घायल व्यक्तियों को इधर उधर पड़ा दर्शाया भी गया है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ है। और ये चित्र अंकन की कला में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हैं। तो आपने मध्य पाषाण युग के विषय में समझ लिया। और आगे हम देखते हैं नृत्य का दृश्य भी यहाँ दिखाया गया है। या आप देख सकते हैं लोग नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं इस चित्र में। तो नृत्य का दृश्य भी मध्य पाषाण युग में दिखाया गया है। और इस दृश्य में दिखाया गया है एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य करती हुई आकृतियां। वस्तुतः यह एक ऐसा विषय है जिसे बार बार दोहराया गया है। नृत्य का दृश्य हमें उत्तराखंड के लखुड़ियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। जैसा कि ऊपर मैंने बता दिया है कि उत्तराखंड की जो लखुड़ियार की गुफाएं हैं वहाँ पर नृत्य का दृश्य वहाँ भी दिखाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया है और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े हैं। एक अन्य दृश्य में एक जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए भी दिखाया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। वे जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि के समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्ण करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आज भी ये आदिम जाति के जो लोग होते हैं वो ऐसा करते हैं। वो आदिम जाति के जो लोग हैं वे धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित या उत्कीर्ण करते हुए और शिकार हेतु जानवरों को पहले आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं, फिर उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते हैं। ऐसा आदिम जाति के लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपको एक एक पॉइंट पढ़ाते हुए चल रहे हैं जिससे आप एनसीईआरटी की बुक को भी समझ पाएं। शिकारियों को खुशी के साथ उसके चारों ओर नाचते हुए दिखाया गया है। ऐसे चित्रों से यह प्रकट होता है कि मनुष्यों में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। जहाँ अकेले जानवरों के चित्र बनाए गए हैं उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे चित्रों में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ एवं संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शैल कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए हैं। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों की 20 परतें तक हैं जो एक दूसरे पर बनाई गई हैं। और यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसका एक कारण यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती थी तो वह उस पर अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। तो यहाँ पर 3 कारण दिए गए हैं कि या तो लोगों को वो जगह पसंद आ जाती थी और वो उसी पर बार बार चित्र बनाते थे जो भी कलाकार होते थे, या वे भिन्न भिन्न जो पीढ़ियों के अलग अलग लोग थे वो उसी समय पर एक ही क्षेत्र में चित्र बनाते थे।
इन प्रागैतिहासिक चित्रों से हमें तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली और उनका खान पान, उनकी आदतें, उनकी दैनिक गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन, मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। यानी प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं उनसे हमें उस समय के मनुष्यों की जो जीवन शैली थी, उनका खान पान कैसा था, उनकी आदतें कैसी थी, उनकी दैनिक गतिविधियाँ कैसी होती थी, उसके विषय में जानकारी मिलती है और जानने समझने में काफ़ी सहायता मिलती है। उनके भाव कैसे थे, उनके विचार कैसे थे, इन सभी चीज़ों को हम उन चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के विकास के महान साक्ष्य हैं। यानी उस समय जो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी के खिलौने, अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, अवशेष और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता के ये जो साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। तथापि उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है शैल चित्र। यानी ये सभी जो शैल चित्र हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में इसे हमारे लिए छोड़ गए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज के वीडियो में आपने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के विषय में जानकारी प्राप्त की और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर करें जो भी टीजीटी, पीजीटी या अदर आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। वो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ पाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिंक दिए जाएंगे, वहाँ से आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इसी तरह से हम आपके लिए एनसीईआरटी बुक को पूरा कंप्लीट कराएंगे चैप्टर वाइज। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।